हेलो दोस्तों, बाकी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन 28 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भनिरोध गोलियां के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं। तो कह रहा है हार्मोनल गर्भनिरोधक गोलियां दुष्प्रभाव क्यों हो सकता है। तो हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियां होता है जो प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ देता है और गर्भ निरोधक को रोकता है। तो हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों का दुष्प्रभाव यही होता है कि वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करती है, अन्य शारीरिक कार्यों को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसका व्याख्या है, गर्भ निरोधक गोलियां में कृत्रिम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां में क्या होता है, कृत्रिम एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। ये शरीर के प्राकृतिक चक्र को रोकने ताकि अंडाशय में अंडा बाहर ना निकले, यह क्या करता है, रोकता है ताकि अंडाशय से अंडा बाहर ना निकले। चूँकि हार्मोनल शरीर के कई अन्य अंगों जैसे मूड, त्वचा और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इनका संतुलन बिगड़ने से दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बढ़ा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषण नाल से अवशोषित पदार्थों को विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण में होता है। तो कह रहा है कि किस प्रक्रिया में पोषण नाल अवशोषित पदार्थ, जो अवशोषित पदार्थ होता है रक्त में, जो अवशोषित मतलब पचा हुआ पदार्थ से रक्त में जो अवशोषण करता है, उसके विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है रक्त के माध्यम से। तो उसका उपयोग जटिल पदार्थ के निर्माण हेतु किया जाता है। तो किसके निर्माण हेतु, तो यह कौन सा विधि द्वारा होता है, तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है, स्वांगीकरण द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। देखते हैं इसका व्याख्या बोल रहा है। व्याख्या में है, पाचन की क्रिया कई चरण में होते हैं। पाचन भोजन के छोटे टुकड़ों में टूटना होता है। अवशोषण पोषक तत्वों का रक्त में मिलना। स्वांगीकरण क्या होता है, रक्त द्वारा इन पोषक तत्वों को कोशिका तक पहुंचाना और वहां उनका उपयोग ऊर्जा या शरीर निर्माण के लिए करना होता है, यही स्वांगीकरण होता है। अगला क्वेश्चन में है, हवा से तिरछी दिशा में चलकर कांच के एक स्लैब पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिया गया है। तो कह रहा है, एक कांच का स्लैब है, उसमें तिरछी दिशा में चलकर प्रकाश की किरण पड़ता है, तो उस पर विचार कीजिए। तो कह रहा है, आपतन कोण है जो अपवर्तन कोण से छोटा होता है। तो आपतन कोण है, इस पर एक नॉर्मल डालेंगे। तो आपतन कोण, यहाँ अगर हवा विरल माध्यम होता है और कांच सघन माध्यम होता है, तो विरल माध्यम से अगर प्रकाश सघन माध्यम में जाएगा तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। अगर जाना था इससे, लेकिन जाएगा कैसे, ऐसे। और फिर सघन से अगर विरल माध्यम में जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल से दूर भागेगा, ऐसे भागेगा। तो कह रहा है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है, नहीं, आपतन कोण होता है जो अपवर्तन कोण से छोटा नहीं होता। तो ये गलत है, सत्य बोल रहा है। आपतन कोण निर्गत कोण से बड़ा होता है, निर्गत कोण से छोटा होता है आपतन कोण, तो ये भी गलत है। जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, हाँ, विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। हाँ, प्रकाश की चाल विरल से सघन में जाने पर प्रकाश की चाल घट जाती है। तो अब कथन 3 सही है। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे से समांतर होती है। हाँ, तो आपतित किरण इधर से आएगा जो, और निर्गत किरण इधर से जाएगा जो, आपस में समांतर होते। तो हाँ सही है। तो यानी 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 3 और 4 ऑप्शन हो जाएगा इसमें बॉल। 3 और 4 दोनों सही है। इसका व्याख्या है, इसी प्रकार बोल रहा है, प्रकाश की चाल कम हो जाती है क्योंकि कांच का घनत्व हवा से अधिक होता है और निकलने वाली किरण इमर्जेंट रे, आने वाली किरण इंसिडेंट रे से समांतर होती है। यही था। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, प्रजनन
स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का उद्देश्य है। कह रहा प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का क्या उद्देश्य है। गर्भ निरोध से मतलब कि गर्भ निरोधक को रोकना होता है। तो कह रहा ऑप्शन ए में अधिक बच्चे पैदा नहीं, गर्भ निरोध ही होता है बच्चे को पैदा ना होने देने के लिए। बच्चे को स्वस्थ बनाना नहीं, जुड़वा बच्चे पैदा करना नहीं, तो अनियोजित गर्भ निरोधक को रोकना। हाँ, गर्भ निरोध को इसीलिए उपयोग करते हैं कि गर्भ निरोधक को रोकना होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या है, गर्भ निरोधक का मुख्य लक्ष्य परिवार नियोजन है। यह असुरक्षित यौन संबंध दौरान अवांछित गर्भ धारण को रोकने में मदद करता है। तो ऑप्शन सही था वही। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जब एथीन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण करता है। एथीन होता है जो ब्रोमीन के साथ एथीन C2H2 एथीन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो निर्माण करेगा। ब्रोमीन के साथ संयोजन अभिक्रिया करता है तो ये टूट जाता है और क्या बनाता है, 1,2-डाइब्रोमो इथेन बना लेता है, 1,2-डाइब्रोमो इथेन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका व्याख्या है, इथिन C2H4 होता है, C2H2 नहीं होता, C2H4 होता है इथिन C2H4 एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन से होती है तो यह एडिशनल रिएक्शन करता है और डबल बॉन्ड टूट जाता है और दोनों कार्बन परमाणु एक एक ब्रोमीन जुड़ जाता है। इसलिए क्या होता है, 1,2-ब्रोमो इथेन होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है। आसवन द्वारा शुद्ध किसको किया जाता है, आसवन उसको में प्रयोग किया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होता है उसमें आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आसवन विधि किस में प्रयोग किया जाएगा, जस्ता में किया जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या है, आसवन विधि का उपयोग उन धातुओं में किया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जैसे जस्ता, कैडमियम और मरकरी। इन विधियों के द्वारा शुद्ध किया जाता है क्योंकि ये गर्म करने पर आसानी से वाष्प बन जाते हैं जिन्हें बाद में ठंडा करने पर शुद्ध रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। तो आसवन विधि में किसका उपयोग किया जाता है, तो जस्ता का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उससे डैश का अनुभव होता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु तरल में तैरता है। तो आर्किमिडीज में अब पहला ऑप्शन कह रहा है इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये गलत है। पिंड द्वारा विस्थापित द्रव भार के बराबर नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर बल लगाता है। पिंड के भार के बराबर ऊपर की ओर बल, पिंड के भार के बराबर ऊपर की ओर बल। और चौथा ऑप्शन कह रहा है पिंड द्वारा विस्थापित द्रव भार के बराबर ऊपर की ओर। पिंड द्वारा जो विस्थापित द्रव होगा उसके भार के बराबर ऊपर की ओर लगेगा, ना कि पिंड के भार के ऊपर की ओर। ये गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है। इसका व्याख्या है, जब किसी वस्तु को पानी या किसी तरल में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की तरफ एक बल काम करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, यानी बायोंट फोर्स कहते हैं। आर्किमिडीज के अनुसार जब बल वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के वजन के बिल्कुल बराबर होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः डैश के बने होते हैं। तो पादप की कोशिका भित्ति किसके बने होते हैं, तो पादप की कोशिका भित्ति जानते हैं हम लोग सेलुलोज के बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का। और काइटिन किसका कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, तो कवक का कोशिका भित्ति किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। तो यहाँ कोशिका भित्ति पूछा था पादप की, तो पादप की कोशिका भित्ति किससे बना होता है, सेलुलोज से।
इसका व्याख्या देख लेते हैं। पौधे की कोशिका भित्ति सेल वॉल जटिल हाइड्रोकार्बोनेट सेलुलोज से बनी होती है। यह पौधे को संरचनात्मक मजबूती और आकार प्रदान करती है। यह क्या करता है? कोशिका भित्ति मजबूती और आकार प्रदान भी करता है। काइटिन कवक की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। काइटिन किसका कोशिका भित्ति में पाया जाता है? तो कवक के। तो कह सकते हैं कवक की कोशिका भित्ति किससे बना होता था? काइटिन से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है? तो कह रहा है इस 4 ऑप्शन में कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण यौन संचारित रोग होता है? तो मम्स होता है वायरस के कारण, तो ये नहीं होगा। HIV एड्स ये भी वायरस के कारण होता है। अंतर्ज्वार टाइफाइड भी नहीं होता है। तो सुजाक जो एक रोग है, यौन संचारित रोग है जो जीवाणु के कारण होता है। तो सुजाक ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या है, सुजाक नामक जीवाणु से होता है। सुजाक जो रोग है वो किससे होता है? जीवाणु से होता है। HIV और एड्स वायरस से होता है। मम्स वायरस से होता है। HPV वायरस से होता है। और अंतर्ज्वार यानी टाइफाइड है जो टाइफाइड जीवाणु से होता है, लेकिन यौन संचारित STD से नहीं बल्कि दूषित पानी से होता है। किससे होता है? अंतर्ज्वार किससे होता है? दूषित पानी से होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है? कह रहा पौधे में जो वृद्धि होता है किसी पार्टिकल माने किसी विशिष्ट क्षेत्र में ही होता है। कहीं पे विशिष्ट क्षेत्र में क्यों होता है? क्योंकि उसमें विभोज उत्तक पाया जाता है जो जड़ के टिप पे होता है और सूट मतलब कि प्रांकुर के सूट ऊपर में होता है। यानी कि कह रहा ऑप्शन ए में कि मेरिस्टेमेटिक उत्तक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही उपस्थित होता है। तो हाँ, केवल विशिष्ट क्षेत्र में ही उपस्थित होता है, इसलिए वृद्धि विशिष्ट क्षेत्र में ही होता है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। इसका व्याख्या है, पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक विभोज उत्तक होता है। कहते हैं यह उत्तक केवल जड़ों तनों के शीर्ष पर खास हिस्सों में होते हैं, इसलिए वृद्धि वहीं सीमित होती है। इसीलिए बोला जाता है तनों पर होते हैं और कहाँ होते हैं? तनों और जड़ों में होते हैं, इसीलिए खास वहीं पर वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गति समीकरण के कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र है? अंतिम वेग यानी कि v से कौन सा इसमें 4 ऑप्शन में है जो v से स्वतंत्र है? तो पहला v बराबर ut प्लस ए, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। v बराबर u प्लस AT, इसमें वेग है, अंतिम वेग है, तो ये नहीं होगा। v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, तो इसमें भी अंतिम वेग है, तो ये भी अंतिम वेग से स्वतंत्र नहीं है। एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाँ इसमें अंतिम वेग नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है। होने वाला रासायनिक परिवर्तन डैश होगा। तो कह रहा है एथेनॉल में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता 443 डिग्री पर केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो इससे पहले में भी हम क्लास में बताए थे कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्जलीकरण में उपयोग किया जाता है, जिससे यह अभिक्रिया करके उससे क्या करते हैं? जल को सोख लेते हैं। तो H2O को एथेनॉल से क्या करेंगे? निकाल देगा। तो यह कौन सी अभिक्रिया होगा? निर्जलीकरण हो जाएगा इससे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इससे पहले पूछा था किसके साथ? तो ग्लूकोज के साथ भी होता है और इथेनॉल के साथ होता है। तो इसमें इथेनॉल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता 443 केल्विन पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है। तो इस रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं।
ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसमें बोल रहा है, देखिए व्याख्या में, एथेनॉल को गर्म किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल पानी के अणु को बाहर निकाल देता है। पानी निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति में से चरम स्थिति पर झूलता है? तो कह रहा है एक पेंडुलम बॉब है जो औसत स्थिति से चरम स्थिति पर झूलता है, यानी कि औसत स्थिति से चरम स्थिति पर, यहाँ से यहाँ चल गया तो चरम स्थिति पर चल गया, यहाँ से फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा तो यहाँ चरम स्थिति पर चल जाएगा। तो कह रहा है चरम स्थिति पर झूलता है तो क्या होता है? तो कुल ऊर्जा घटती है नहीं, यहाँ पे हाइट बढ़ गया, हाइट बढ़ा यानी कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ गया और गतिज ऊर्जा यहाँ पे कम गया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? घट जाता है चरम स्थिति पर। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है, तो हाँ बॉल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लीजिए। जैसे जैसे बॉब ऊपर जाता है उसकी ऊंचाई बढ़ती है जिससे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन उसकी गति धीमी होती है इसलिए गतिज ऊर्जा घट जाती है। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक प्रकार से वर्णन करता है कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? कह रहा है ठोस और द्रव के तुलना में गैस को आसानी से दबाया जा सकता है। यह कौन बता रहा है? तो कह रहा गैस के कण शिथिल रूप से संकुचित होते हैं और इनके आंतरिक स्थान अधिक होते हैं। हाँ, तो ठोस में सबसे कम आंतरिक स्थान होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर ये गलत हो गया, सबसे ज़्यादा आंतरिक स्थान गैस में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर सॉलिड में होता है। सबसे कम आंतरिक स्थान किस में होता है? सॉलिड में होता है, और फिर लिक्विड में होता है, फिर सबसे ज़्यादा होता है गैस में। तो कह रहा आंतरिक स्थान सबसे अधिक होते हैं गैस में। हाँ, तो आंतरिक स्थान अधिक होते हैं इसलिए गैस को अधिक संकुचित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गैसों के अणुओं के बीच बहुत खाली जगह होती है। गैस के अणुओं के बीच बहुत खाली जगह होती है। दबाव डालने पर अणु एक दूसरे के करीब आ जाते हैं जिन्हें उन्हें दबाना आसान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है? तो पहला बोल रहा है धारा, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, वोल्टेज। तो इसमें अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या है? किसी भी पदार्थ को इसमें देखते हैं, धारा अगर उसका आकृति पर डिपेंड करता है। अगर धारा मोटा, अगर किसी पदार्थ को मोटा कर देंगे तो धारा बदल जाएगा, उसमें प्रवाह होने के लिए बदलेगा। प्रतिरोध भी बदलता है, वोल्टेज भी बदलता है, लेकिन प्रतिरोधकता है जो उसके आकार पर नहीं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यह अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। तो कौन है? तो प्रतिरोधकता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए इसका व्याख्या है, प्रतिरोध धारा, वोल्टेज, आकार या सर्किट पर निर्भर करते हैं, लेकिन प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति जैसे तांबा, लोहा पर निर्भर करती है। यह पदार्थ की अपनी निजी गुण है जो आकार के बदलने से नहीं बदलता है, यानी कि आकार के बदलने से प्रतिरोधकता नहीं बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा बड़े बांधों का परिमाण नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन है जो बड़े बांध, अगर बांध कहीं पर बनाते हैं तो उसका परिमाण नहीं है? तो कह रहा आर्थिक समस्याएं। हाँ, आर्थिक समस्याएं होती हैं। बांध अगर बहुत बड़ा बांध यानी डैम बनेगा तो इसमें बहुत सारा पानी स्टोर होगा इधर, तो आर्थिक समस्याएं होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वन कटाई होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी स्टोर होगा, तो आर्थिक समस्याएं आएंगी, खेत वगैरह डूब जाएगा। तो बहुत बड़े बांध बनाने से आर्थिक समस्याएं आती है। निवारणीकरण यानी कि जंगल की कटाई भी होता है, तो निवारणीकरण भी आएगा।
सामाजिक समस्याएं भी आएगी। सामाजिक समस्याएं गांव के गांव खाली कराना पड़ता है तो एक बांध बनाने के लिए, तो आर्थिक समस्याएं निवारणीकरण भी होगा और सामाजिक समस्याएं भी होगी। लेकिन वनीकरण यानी वन को लगाना ऐसा नहीं होता है, तो ये परिणाम नहीं है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या बोल रहा है, बड़े बांध बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, निवनीकरण कहते हैं, जिससे पारिस्थितिक और आर्थिक समस्याएं पैदा होती है। साथ ही वहां रहने वाले लोगों की विस्थापित होना पड़ता है, जिसे सामाजिक समस्याएं कहते हैं। वहां रहने वाले लोग को हटना पड़ेगा। और वनरोपण का अर्थ है पेड़ लगाना, जो बांध बनाने के परिणाम नहीं है बल्कि इनका उल्टा समाधान है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अभिकथन और कारण नामक निम्नलिखित दो कथनों के संबंध सही विकल्प का चयन कीजिए। दो अभिकथन दिया हुआ है, उसका सही विकल्प को चयन करना है। तो अभिकथन कहता है ध्वनि तरंगे अयांत्रिक तरंगे, नहीं अयांत्रिक नहीं है, यांत्रिक तरंगे, तो पहला गलत है। ध्वनि तरंगे की संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ, ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो अब ये वाला सही है। यानी कि अभिकथन गलत है और कारण सही है। तो कह रहा अभिकथन असत्य है और कारण सत्य है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कर अभिकथन व्याख्या में ध्वनि तरंगे अयांत्रिक नहीं बल्कि यांत्रिक तरंगे होती है, इसलिए यह गलत है। ध्वनि तरंगे को चलने के लिए ठोस या द्रव या गैस माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है, एक मुर्गी पालक ऐसे पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए, ज़्यादा गर्मी सहन कर सके, अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा करे, और कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। कह रहा है एक मुर्गी पालक है, जो मुर्गी पालने वाला है, वह सोच रहा है कि मतलब चाहता है कि हमारा चारा भी कम खाए और ज़्यादा गर्मी भी सहन करे और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे भी पैदा करे। तो उसकी रणनीति, कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। मछली पालन, तो मछली पालन की बात ही नहीं हो रहा। पक्षियों को दिन में 2 बार खाना खिलाए, नहीं, ऐसा भी बात नहीं कर रहा। केवल देसी पक्षी का उपयोग करे, नहीं, केवल देसी करेगा तो गर्मी सहन अधिक करेगा। तो विदेशी और स्थानीय मुर्गी का संकरण, हाँ, विदेशी और स्थानीय मुर्गी का संकरण कराकर एक नई स्पीशीज का मतलब पैदा करे, उससे ये सब हो सकता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। इसका व्याख्या है, विदेशी नस्लें जैसे लोगन और स्थानीय नस्लें के बीच संकरण कराने से ऐसी नई नस्लें पैदा होती है जो कम खाना खाती है, गर्मी सहन कर सकती है, अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन यौगिक के संदर्भ में शाखित श्रृंखला संरचना की क्या विशेषता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कार्बन परमाणु 4 अलग अलग परमाणुओं से, नहीं, कार्बन एक ही परमाणु से बना। कार्बन परमाणु अन्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं और प्रसर्व समूह बनाते हैं। हाँ, कार्बन परमाणु है जो अन्य कार्बने ही परमाणु से जुड़े होते, तो हाँ बात सही है, और प्रसर्व समूह बनाते, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या, कार्बन परमाणु एक सीधी रेखा ना होकर बीच बीच में शाखाओं की तरह निकले होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता। कह रहा उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता। तो हाइड्रोजन अणु के रूप में होता है, H2 होता है क्योंकि द्विपरमाणु का, आयोडीन भी होता है। हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है, अक्रिय गैस है,
तो यह अणु के रूप में विद्यमान नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरीन भी होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है। यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है और एकल परमाणु अवस्था में रहती है, जबकि हाइड्रोजन, आयोडीन और क्लोरीन द्विपरमाणिक अणु के रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन में है, कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाले गोली समान चाल से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेद सकती है, क्योंकि कह रहा कम द्रव्यमान यानी कि एम कम होगा और उच्च चाल से भी अधिक होगा। द्रव्यमान कम होगा, वेग अधिक होगा, तो भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक, तो एम भी बराबर होता है, यानी कि पी क्या हो जाएगा, संवेग होता है, यानी कि पी बराबर क्या हो जाता है, एम भी होता है। तो संवेग अधिक हो जाएगा उसका, हल्के वस्तु का, इसलिए अधिक गहराई तक जाके गहराई तक भेज सकती है, क्योंकि यह आकार में छोटी होती है, इसका द्रव्यमान अधिक होता है, इसका जड़त्व कम होता है। हाँ, कम द्रव्यमान वाला का जड़त्व कम होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या है, न्यूटन के नियमों के अनुसार कम द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व कम होता है, जिससे उसकी गति में परिवर्तन करना आसान होता है, लेकिन यहाँ मुख्य कारण संवेग है। उच्च वेग के कारण कम द्रव्यमान वाली गोली बहुत अधिक हो जाती है, जिससे वह गहराई तक प्रवेश कर जाती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों के संकलन होते हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन कक्षों में स्थिर होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक में संकेंद्रित होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में यादृच्छिक रूप से प्रसारित होते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। करा जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला में इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह धंसे होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं। तो गोलीय लेंस है, उसके वृत्ताकार बाह्य रेखा को यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं द्वारक कहते हैं, अपेर्चक कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कह रहा है, लेंस के वह भाग जहाँ प्रकाश का अपवर्तन होता है व्यासक द्वारक कहलाता है। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यह लेंस में प्रवेश करते हैं जहाँ से। तो ऑप्शन डी सही था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है, कथन 1, घ्राण सूचकों का उपयोग किसी यौगिक के अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के जांच के लिए किया जाता है। हाँ, घ्राण सूचक यानी कि गंध से पकड़ता है कि अम्लीय है कि क्षारीय, तो ये सही है। लौंग का तेल घ्राण सूचक है, हाँ, लौंग का तेल एक घ्राण सूचक है, ये भी सही। लौंग का तेल का उपयोग किसी यौगिक की शुद्धता जांच करने के लिए नहीं, शुद्धता जांच करने के लिए नहीं, पीएच जांच करने के लिए किया जाता है, ऊपर ही बोल रहा है, तो ये गलत है। तो केवल ए और बी सही है। तो ए और बी कहाँ है, तो डी आंसर सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। घ्राण सूचकों का उपयोग अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को जांच के लिए किया जाता है, ये सत्य है। और लौंग का तेल घ्राण सूचक क्योंकि इसकी गंध अम्ल या क्षार में बदल जाती है, ये भी सत्य है। लौंग के तेल का उपयोग शुद्धता की जांच के लिए नहीं बल्कि पीएच परीक्षण के लिए किया जाता है, तो यह सत्य था। अगला क्वेश्चन में बोल रहा, 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोधक
12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ में धारा कितना प्रवाहित होगा। तो दो प्रतिरोध है श्रेणी में है, श्रेणी में प्रतिरोध जुड़ जाता है तो 15 और +5 बराबर 20 ओम हो जाएगा। और 5 वोल्ट भी बराबर कितना है 5 वोल्ट है। तो यहाँ से लगा देंगे आई बराबर होता है V/R। तो V कितना है, V दिया हुआ है 12 वोल्ट और R कितना हो गया 20। तो 20 12 से काट देंगे तो 20 छक 20 से यानी 0.6 एम्पियर आ जाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। तो ऑप्शन C सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खत्म हो गया, अगला क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।